नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है हिंदी उपन्यास के स्वरूप और संरचना पर। दोनों ही टॉपिक्स पर आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आ जाते हैं उपन्यास के स्वरूप पर। उपन्यास के स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको उपन्यास का अर्थ बताऊंगी, यानी उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है। इसके बाद में विभिन्न विद्वानों द्वारा उपन्यास की क्या क्या परिभाषाएं दी गई वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में कुछ अन्य चीज़ें बताते हुए उपन्यास के स्वरूप को मैं आपको कंप्लीटली कवर कराने वाली हूँ। उसके बाद उपन्यास की संरचना पर मैं आऊँगी। तो ये है वीडियो का ओवरव्यू। अब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, उपन्यास के अर्थ पर और उसके बाद में उपन्यास के स्वरूप पर। तो उपन्यास के अर्थ की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा था, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है न्यास, यानी कि जब आप उपन्यास शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दो शब्द मिलने वाले हैं, यानी कि न्यास में उपसर्ग लगाकर उपन्यास शब्द की निर्मित होती है। अब यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, तो उप का अर्थ यहाँ पर होता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, सामने या फिर समीप, है ना। और उसके बाद में न्यास शब्द का अर्थ होता है रखना या फिर धरोहर के रूप में संजोना। तो यहाँ पर उपन्यास शब्द का अर्थ क्या निकलता है, जैसे जो कवि है या फिर उपन्यासकार है वो समाज में यानी कि अपने समक्ष जो घटनाएं घटित होते हुए देखता है। उप का अर्थ क्या होता है, सामने या फिर समीप या फिर समक्ष। तो अपने समक्ष जो घटनाएं घटित होते हुए कवि या फिर लेखक या फिर उपन्यासकार देखता है, उसे साहित्यिक धरोहर के रूप में जब वो पाठक के समक्ष संजोकर प्रस्तुत करता है तो वही विधा बन जाती है उपन्यास। तो सामान्य तौर पर आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। बाकी लिखित रूप में बात करूं, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर से नोट्स तैयार किए हैं तो इनका पूरा उपयोग भी किया जाएगा। तो उपन्यास वह साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन के विविध पक्षों का विविध वर्णन क्रमबद्ध एवं विशद रूप में किया जाता है। ये दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। यह आधुनिक काल में विकसित गद्य साहित्य का प्रमुख रूप है। यह उपन्यास जीवन की संपूर्णता को आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर क्या बात पता चली, एक तो ये कि जीवन के विविध पक्षों को क्रमबद्ध तरीके से वर्णित किया जाता है उपन्यास में। और बात करूँ तो दूसरी बात ये पता चली कि ये जो विधा है उपन्यास, ये आधुनिक साहित्य में या फिर आधुनिक काल में विकसित हुई, यानी कि हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक काल में यानी कि भारतेंदु युग से उपन्यास विधा का उद्भव होना शुरू हो गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। अब आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं उपन्यास की परिभाषा पर, जो कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 परिभाषाएं बताने वाली हूँ। एक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई परिभाषा बताऊँगी। इसके बाद में मैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा दी गई परिभाषा आपको बताऊँगी। और इसके बाद में तीसरी परिभाषा मैं आपको बताऊँगी बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दी गई, जो कि एक लाइन की परिभाषा है। इनमें से अगर आप याद कर लेते हैं परिभाषाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब आप किसी भी विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को एज इट इज़ नोट करके आते हैं, एज इट इज़ लिख कर आते हैं परीक्षा में, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आप अच्छे अंक प्राप्त करने के दावेदार बन जाते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उपन्यास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि उपन्यास आधुनिक युग की देन है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये जो विधा है उपन्यास विधा, ये हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में या फिर आधुनिक काल में विकसित हुई है। नए उपन्यास केवल कथा मात्र नहीं है, यह आधुनिक व्यक्तिकतावादी दृष्टिकोण का परिणाम है। इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है, क्योंकि उपन्यासकार या फिर लेखक जो अपने सामने घटित होते हुए देख रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको पाठक के समक्ष प्रस्तुत या फिर प्रकट करता है और कथा को इस प्रकार संजोता है या फिर सजाता है कि पाठक अनायास ही उसके उद्देश्य को ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा पर। दूसरी परिभाषा है बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दी गई, एक ही पंक्ति की परिभाषा है, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो ये कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। बहुत ही आसान परिभाषा है और ऐसा कोई गूढ़ अर्थ नहीं है कि आपको समझ ना आए। तीसरी परिभाषा पर बात करूं तो
हिंदी के उपन्यास सम्राट, आप सभी जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। इनके उपन्यासों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य जगत में, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं ही। तो ये उपन्यास को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं उपन्यास, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। ये परिभाषा आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपसे कहूँगी। कहते हैं कि मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व हैं। काफ़ी आसान सी परिभाषा है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं उपन्यास के स्वरूप पर। उपन्यास जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक सशक्त, व्यापक और लोकप्रिय गद्य विधा है। यह मानव जीवन की जटिलताओं, सामाजिक संबंधों, मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों और यथार्थ परिस्थितियों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। उपन्यास का उद्भव और विकास आधुनिक समाज की चेतना, व्यक्तिवाद और सामाजिक परिवर्तन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके स्वरूप को समझना उपन्यास विधा की प्रकृति और उसकी साहित्यिक महत्ता को समझने के लिए आवश्यक बन जाता है। आगे बात करूं तो अब बिंदुगत तरीके से आपको उपन्यास के स्वरूप को मैं समझाऊंगी, तो ये बिंदु आप अच्छे से सुनिएगा। तो पहला बिंदु है, जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति किसमें होती है? उपन्यास में होती है। अब आप देखिए ना, उपन्यास और कहानी में यही तो फर्क होता है ना। कहानी में एक पक्ष जीवन का प्रस्तुत करता है कहानीकार, लेकिन उपन्यास में किसी पात्र के जीवन को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है उपन्यासकार। ये है अंतर कहानी और उपन्यास में, अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि उपन्यास जो है वो जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति है। लिखा है, उपन्यास जीवन की किसी एक घटना या क्षण का चित्रण न होकर संपूर्ण जीवन प्रवाह का प्रस्तुतिकरण है। अभी मैंने आपको बताया यही। तो इसमें व्यक्ति के निजी जीवन के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों का समावेश होता है। यानी एक जो पात्र है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण ही दे रही हूँ, जैसे गोदान है। गोदान का जो प्रमुख पात्र है होरी, ठीक है, उसका जो निजी जीवन है उसको भी मुंशी प्रेमचंद जी ने चित्रित किया है। साथ ही साथ होरी के पारिवारिक जीवन को, उसके सामाजिक पक्ष को और आर्थिक पक्ष को हर प्रकार से प्रस्तुत किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इसीलिए व्यक्ति के निजी जीवन के साथ साथ में उसके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का भी समावेश उपन्यास में होता है। तो कोई भी पात्र के जन्म से मृत्यु तक की यात्रा उपन्यास में समाई हुई होती है। तो व्यक्ति के संघर्ष भी निहित होते हैं, संबंध और परिवर्तन उपन्यास में विस्तार से उभरते हैं। इसी व्यापकता के कारण उपन्यास जो है अन्य गद्य विधाओं से भिन्न दिखाई देता है। आगे बढ़ूँ तो अगला बिंदु है यथार्थपरक दृष्टिकोण। अब यथार्थपरक के साथ साथ में आप एक और ऐड कर सकते हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में अक्सर दिखाई देता है। यथार्थपरक से आपको अंदाज़ा लगी गया होगा कि किस विषय पर यहाँ पर, किस विशेषता पर यहाँ पर चर्चा होगी। यथार्थ से तात्पर्य होता है समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको एज इट इज़ उपन्यास में या फिर किसी अन्य गद्य विधा में प्रस्तुत कर देना ही यथार्थपरकता होती है। अब आप इसको समझ गए होंगे। तो लिखा है कि उपन्यास का मूल आधार यथार्थ है। इसमें समाज की वास्तविक परिस्थितियों, समस्याओं और संघर्षों का चित्रण किया जाता है। अब आप ऐसा ना समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ यथार्थपरकता ही उपन्यास का मूल आधार है, क्योंकि कुछ उपन्यास काल्पनिक भी होते हैं। तो दोनों ही तत्वों को आपको ध्यान में रखना है। यद्यपि उपन्यास में कल्पना का भी प्रयोग होता है, मैंने भी आपको इसीलिए बताया, परंतु वह कल्पना जीवन सत्य को अधिक प्रभावशाली और संवेदनशील बनाने के लिए होती है। सामाजिक विषमता, वर्ग संघर्ष, आर्थिक शोषण, स्त्री जीवन की समस्याएं और नैतिक द्वंद्व उपन्यास के प्रमुख विषय रहे हैं। आगे बढ़ूँ तो तीसरा बिंदु है चरित्र प्रधानता। अब जाहिर सी बात है, उपन्यास में चरित्र प्रधानता तो होती ही है, और चरित्र भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको मैं उपन्यास की संरचना के अंतर्गत आपको विस्तार से बताऊंगी। अभी यहाँ पर मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो प्रकार होता है चरित्र का, वो होता है मुख्य पात्र या फिर मुख्य चरित्र, और वहीं दूसरा होता है गौण पात्र या फिर गौण चरित्र। मुख्य पात्र कौन सा होता है? जो उपन्यास के केंद्र में रहता है,
ठीक है। और गौण पात्र कौन सा होता है? जो अन्य पात्र उपन्यास में आते हैं वो क्या करते हैं, वो उपन्यास की कथा वस्तु को, उपन्यास की कहानी को विस्तार देने का कार्य करते हैं। क्योंकि कोई भी मुख्य पात्र है वो समाज में अकेले तो रह नहीं रहा है, समाज में अन्य लोग भी हैं, तो इसीलिए मुख्य पात्र के साथ साथ गौण पात्र का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना मुख्य पात्र का है, क्योंकि गौण पात्र ही कहानी को, उपन्यास की कथा वस्तु को विस्तार देने का कार्य करते हैं। लिखा है, उपन्यास का स्वरूप मुख्यतः पात्रों के माध्यम से विकसित होता है। पात्र केवल घटनाओं के वाहक मात्र नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने भीतर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, चेतना और वैचारिक दृष्टि रखते हैं। उपन्यास के पात्र स्थिर न होकर विकासशील होते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ, समय और अनुभव उनके व्यक्तित्व को निरंतर रूपांतरित करते हैं। अब देखिए, कोई पात्र है, अगर वो सामाजिक परिस्थितियों के आधार पे या फिर अपनी जो उसकी स्थिति है बनती बिगड़ती है उसके आधार पर अगर वो बदलेगा नहीं या फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, उसमें रूपांतरण नहीं होगा, तो वो पात्र यांत्रिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें उपन्यासकार को याद रखनी होती हैं, तभी वो अच्छा उपन्यासकार कहलाएगा, जब वो इन सभी पहलुओं को याद रखकर चलेगा, ध्यान में रखते हुए उपन्यास की कहानी को आगे बढ़ाएगा। पात्रों का यह विकास उपन्यास को जीवंत और विश्वसनीय बना देता है। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक गहराई, यानी कि कोई पात्र जो है उसका मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है, ये भी एक उपन्यास का मुख्य तत्व है। तो आधुनिक उपन्यास की एक प्रमुख विशेषता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अब मनोविज्ञान से मुझे याद आया, आपको एक उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए, मनु भंडारी का है, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। बड़ा ही छोटा सा उपन्यास है, लेकिन इतनी सुंदर इसकी कथा वस्तु है कि वाकई में आप इसमें खो जाएंगे, आप खुद सोचने पर विवश हो जाएंगे कि एक जो पात्र है, इसका मुख्य पात्र बंटी है, छोटा सा बच्चा है, वो किस प्रकार से सोचता है, एक बच्चे का मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है, इसको बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है मनु भंडारी जी ने। तो आप सबको ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। लिखा है, इसमें पात्रों के बाह्य आचरण के साथ साथ उनके अंतर्मन की गतिविधियों का सूक्ष्म चित्रण किया जाता है। जैसे कि शेखर एक जीवनी, आई होप आप सबने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, उसमें आपको ये तत्व ज़रूर दिखाई देगा। उनके विचार, भावनाएं, द्वंद्व, आकांक्षाएं और अवचेतन स्तर की अनुभूतियां उपन्यास को गहराई प्रदान करती हैं। इस मनोवैज्ञानिकता के कारण उपन्यास पाठक को पात्रों के निकट ले आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, तो जो उसका मुख्य पात्र होता है या फिर कोई गौण पात्र भी है, हम उसको स्वयं से रिलेट करने लगते हैं कि ऐसा ही तो मैं सोचता हूँ या फिर ऐसा ही तो मैं सोचती हूँ। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक गहराई जो है वो उपन्यास में होनी चाहिए, उपन्यास के पात्रों में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक संदर्भ और युगबोध। उपन्यास किसी न किसी युग की सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता ही है। प्रत्येक उपन्यास अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवेश को प्रतिबिंबित करता है। समाज में हो रहे परिवर्तनों, मूल्यों के विघटन और नवीन मान्यताओं का प्रभाव उपन्यास के स्वरूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार उपन्यास जो है युगबोध का सशक्त माध्यम बन जाता है, यानी कि उस समय समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं, यानी कि तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं वो उपन्यास में निहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है संवेदनात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति। तो उपन्यास केवल यथार्थ का यांत्रिक विवरण मात्र नहीं है, बल्कि वह संवेदनाओं और अनुभूतियों की कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। जैसे कि प्रेम, करुणा, पीड़ा, संघर्ष, आशा और निराशा जैसे भाव जो हैं उपन्यास को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। लेखक की कलात्मक दृष्टि उपन्यास के स्वरूप को साहित्यिक ऊंचाई प्रदान करती है। तो ये 6 तत्व थे जिनके माध्यम से आई होप आप उपन्यास के स्वरूप को समझ गए होंगे। इसके बाद में उपन्यास के स्वरूप के निष्कर्ष पर आ जाएं, तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके आधार पर, कि उपन्यास का स्वरूप जीवन की व्यापकता, यथार्थपरक दृष्टि, चरित्र प्रधानता, मनोवैज्ञानिक गहराई और युगबोध पर आधारित होता है। यही गुण उपन्यास को आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त, प्रभावशाली विधा
बनाते हैं। उपन्यास न केवल समाज का दर्पण होता है, कहते नहीं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि उपन्यास न केवल समाज का दर्पण होता है बल्कि वह मानव जीवन की गहन व्याख्या भी प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर उपन्यास का अर्थ, स्वरूप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं उपन्यास की संरचना पर। तो उपन्यास की संरचना पर बात करें तो उपन्यास की संरचना से तात्पर्य उन तत्वों के संगठित रूप से है जिनके माध्यम से उपन्यास का कलात्मक ढांचा निर्मित होता है। लिखा है ना उपन्यास की संरचना, यानी कि कुछ तत्व हैं जिनके संगठन से यानी जिनके मिलन से जब वो एक साथ आ जाते हैं, जिनके एकीकरण से उपन्यास निर्मित होता है। तो वे तत्व कौन कौन से हैं उन पर मैं बारी बारी से चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए तत्वों पर ही आ जाते हैं। कुल 6 तत्व होते हैं उपन्यास के। सबसे पहला होता है कथा वस्तु, यानी कि उपन्यास का प्लॉट क्या है। दूसरा होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी पात्र, गौण पात्र, मुख्य पात्र, मैंने भी शुरुआत में आपको बताया ही था। इसके बाद में तीसरा है संवाद योजना, और चौथा है देशकाल एवं वातावरण, पांचवा है भाषा एवं शैलीगत विशेषताएं, और छठा और अंतिम है उद्देश्य, यानी कि उपन्यास का उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो किसी भी विधा की, किसी भी रचना का सृजन नहीं किया जाता है ना। तो इसीलिए ये कुल 6 तत्व हैं जो आपको याद रखने हैं। उपन्यास की संरचना के अंतर्गत आपको इन्हीं 6 तत्वों पर चर्चा करनी होगी। और अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि उपन्यास के तत्व क्या हैं, तो भी आपको इन्हीं तत्वों पर चर्चा करनी होगी। और अगर उपन्यास की संरचना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तब भी उत्तर यही रहने वाला है। तो चलिए पहले तत्व पर आ जाते हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु। जैसा कि मैंने बताया था, अंग्रेजी में इसको प्लॉट कहते हैं। तो कथा वस्तु जो है उपन्यास की आधारशिला होती है, यानी उपन्यास इसी पर खड़ा होता है। इसीलिए मैंने इसको पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि अगर कथा वस्तु ही नहीं होगी तो उपन्यास का सृजन संभव नहीं है। तो यह घटनाओं के उस क्रमबद्ध और कारणात्मक संगठन को कहते हैं जिसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। अब कथा वस्तु की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। पहली है घटनाओं में तार्किक संबंध, यानी एक घटना दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो पाठक जुड़ाव महसूस नहीं करेगा उपन्यास से, वो बोर हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा है क्रमिक विकास, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, घटनाएं एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए उपन्यासकार के द्वारा, नहीं तो पाठक का जो तारतम्य है वो टूट जाएगा। अगला है उपन्यास का प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। अगली विशेषता है संघर्ष और समाधान। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो पात्र उपन्यास की संरचना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन्हीं के माध्यम से कथा वस्तु सजीव बनती है। तो पात्रों के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। पहला तो है मुख्य पात्र, जो कि कथा का केंद्र होता है, उपन्यास का केंद्र होता है, जिसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूम रही होती है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, गोदान का होरी पात्र ले लीजिए, या फिर बात करूं कोई अन्य उपन्यास जैसे कि आपका बंटी का बंटी ले लीजिए, या फिर और कोई उपन्यास का उदाहरण दूं तो शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है, उसमें शेखर जो पात्र है उसको ले लीजिए। तो ये सभी मुख्य पात्र हैं। इसके बाद में पात्रों का जो दूसरा प्रकार है वो है गौण पात्र। कथा वस्तु को विस्तार देने का कार्य ये करते हैं। आगे बढ़ूं तो पात्र निर्माण की विशेषताएं क्या होती हैं इनको भी जान लीजिए। सबसे पहला है सामाजिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मानसिक एवं भावनात्मक विकास, तीसरा है यथार्थपरकता और चौथा है परिवर्तनशीलता। ये सभी विशेषताएं जो हैं पात्र में विद्यमान होती हैं। आप पढ़ते वक्त खुद ही इतना ऑब्जर्व करते ही होंगे। इसके बाद में अगला जो तत्व है तीसरा वो है संवाद योजना, डायलॉग्स जिसको कहते हैं। अब संवाद योजना भी, जैसे कि पात्रों के 2 प्रकार थे ना, मुख्य और गौण, तो उस आधार पर संवाद योजना भी बदल जाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, किसी भी एक उपन्यास में कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है उसके संवाद कैसे होंगे, खड़ी बोली में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग दिख जाएगा। वो बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों को प्रयोग कर रहा होगा। दूसरी ओर बात करूं, कोई एक गरीब व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, उसके संवादों में अंतर आपको ज़रूर दिखाई देगा। उसके संवादों में देशज शब्दों का प्रयोग दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। तो संवाद उपन्यास को गति और नाटकीयता प्रदान करते हैं। संवादों के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है पात्रानुकूल भाषा, जिस पर अभी मैंने ऊपर चर्चा की ही है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी भाषा में, और एक वहीं अनपढ़ व्यक्ति है उसकी भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
दूसरा है संक्षिप्तता और प्रभाव, यानी कि संवाद जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर संवाद ज़्यादा लंबे होते हैं, डायलॉग्स ज़्यादा लंबे होते हैं तो पाठक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा तारतम्यता जो है वो टूट जाती है। इसके बाद में तीसरी विशेषता है सामाजिक स्तर का संकेत, यानी ऐसा नहीं है कि देश काल कहीं और का है और भाषा अंग्रेज़ी बोली जा रही है, जैसे कि देश काल भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र का है और वहीं पात्र जो हैं वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है प्रासंगिक चीज़ सटीक नहीं बैठेगी ना, तो ये भी एक विशेषता बन जाती है। अगली विशेषता है कथानक को आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए संवादों में। इसके बाद में अगली विशेषता है अच्छे संवाद पात्रों के चरित्र को स्वतः स्पष्ट कर देते हैं। आगे बात करूँ तो अगले तत्व पर आ जाते हैं। अगला तत्व है देश काल और वातावरण। तो यहाँ पर देश का अर्थ है स्थान, यानी कि कहाँ की घटना है, गांव, नगर, देश या फिर परिवेश क्या है। इसके बाद में काल की बात करूँ तो समय कौन सा चल रहा है, ऐतिहासिक है, समकालीन है या फिर काल्पनिक है, तो ये दोनों बातें भी याद रखनी होगी। देश काल के माध्यम से वातावरण का निर्माण होता है जिससे कथा विश्वसनीय बनती है। उदाहरण के तौर पर बात हो रही है प्राचीन काल की, पाषाण युग की, और पात्र जो हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में बात कर रहे हैं या फिर खड़ी बोली हिंदी के परिष्कृत रूप में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ रिलेटेबल नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ें याद रखनी चाहिए किसको, उपन्यासकार को। इसके बाद लिखा है वातावरण उपन्यास की भावभूमि को सशक्त बनाता है। इसके भी 3 प्रकार हैं, फिर 3 विशेषताएं हैं। सामाजिक वातावरण, मानसिक वातावरण, यानी कि एक तो सामाजिक वातावरण, बाह्य वातावरण। मानसिक वातावरण से तात्पर्य है जो पात्र का अंतर्मन है, और तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। तो वातावरण के कारण पाठक कथा से भावनात्मक रूप से जुड़ता है, उसे अंदाज़ा लगता है कि ये किस स्थान की घटना है। अगला तत्व है भाषा और शैली। तो उपन्यास की भाषा जो है सरल, प्रवाहपूर्ण और पात्रानुकूल होती है या फिर होनी भी चाहिए। भाषा की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शैली पर बात कर लेते हैं। जैसे कि वर्णात्मक शैली हो सकती है, विश्लेषणात्मक शैली हो सकती है, भावात्मक शैली हो सकती है, प्रतीकात्मक शैली हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भाषा और शैली उपन्यास की संरचना को क्या करती हैं, साहित्यिक सौंदर्य प्रदान करने का कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उपन्यास के छठे और अंतिम तत्व पर, जो कि है उद्देश्य, जिसको आप प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं। तो उपन्यास में क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, यानी उपन्यास की रचना क्यों हुई है, उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है, उपन्यासकार ने उपन्यास का सृजन क्यों किया है, उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या संदेश पाठक तक पहुंचाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहलाती हैं उपन्यास का उद्देश्य। उपन्यास के प्रतिपाद्य को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम उपन्यास को ठीक से समझें, उसके बाद उसमें निहित संदेश को पहचानें। उस संदेश का सामाजिक साहित्यिक मूल्यांकन करने के बाद ही हम जान सकते हैं कि लेखक ने रचना के माध्यम से जो संदेश दिया है वह कितना उचित है, कितना प्रासंगिक है। तो यहाँ पर उपन्यास के जो 6 तत्व हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी कि मैंने आपको आज के वीडियो में उपन्यास का स्वरूप और संरचना दोनों ही टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया है। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए, बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।